एक बार इनकी सरकार जाने दीजिए, ये जितने पाप किए सब इन पे उलट के आने वाले हैं। भाई जो आप इस धरती पे करोगे, जो बोओगे वही काट के जाओगे। जो पाप इस धरा पे किए, यही पाप का फल जो है आपको यहाँ भुगतना है। तो बस सरकार जाने भर की देरी है, आटे दाल का भाव इन लोग को समझ में आ जाएगा। इन्होंने बहुत प्रताड़ित किया, पीड़ित किया है विपक्ष के लोगों को, हमारे जैसे पत्रकारों को जो क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, एनालिटिकली इनको सुपरवाइज करते हैं। हमारे तो नाक में दम कर दिया है, लोगों की नौकरियां खाली हैं, लोगों को अन्य तरीके से प्रताड़ित कर दिया है। आज सत्ता में हूं, आज आप हमें परेशान कर रहे हो, आज हमारे बुरे दिन है, आपके अच्छे दिन है, पर समय पलटते वक्त नहीं लगता। सरकार जाएगी तब समझ में आएगा। जो राजनीति चल रही है इन दिनों, उसमें उपराष्ट्रपति पद का जो इलेक्शन है वो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ, आप देख पा रहे हैं, एक बहुत ही शानदार यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, करंट अनप्लग्ड बाय राजीव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, उपराष्ट्रपति पद चुनाव के मद्देनजर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, कुछ ही घंटे बाकी हैं, क्या होने जा रहा है, किस तरह से होने जा रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, अगर प्लेन नंबर्स देखें तो एनडीए का कैंडिडेट तो निकलते हुए दिख रहा है, ठीक है, पर उम्मीद पे दुनिया कायम है। और जैसे रेड्डी साहब भी बोल रहे हैं कि कुछ बड़ा खेला हो जाएगा 9 तारीख को, यानी कि जो यूपीए के कैंडिडेट है, तो उम्मीद तो है कि पर्दे के पीछे कई खेल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखने वाली बात, अब देखिए मजेदार बात यह है कि दोनों कैंडिडेट जो है साउथ इंडिया से आते हैं। तो जो ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पे एक केरल से आ रहे हैं, दूसरे रेड्डी साहब है आंध्रा से आ रहे हैं, तो कहने का अर्थ है कि पहले ऐसे लग रहा था कि साउथ की पार्टी जो है सब एक होके यदि साउथ का कैंडिडेट है तो उसको वोट दे देंगे, परंतु दोनों ही कैंडिडेट साउथ से हैं। तो अब एक दुविधा बन गई है। चंद्रबाबू नायडू के पास में 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, बहुत ज्यादा मतलब वो मायने रखते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू की क्या भूमिका रहेगी, ये बहुत कुछ डिफाइन करेगा। दूसरा और जो बड़ा एक इसमें निकल के आ रहा है वो है कि हमारे महाराष्ट्र के जो शिंदे साहब हैं वो कंसिस्टेंटली नाराज चल रहे हैं, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस सरकार से। तो क्या वो आमने सामने तलवार निकालने का मूड उन्होंने बनाया है क्या? तो 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पास में भी हैं। तो आप ये समझिए कि 18 और 8 26 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। ऊपर से आपके यूपी के जो अजीत सिंह जी के बेटे हैं, लोकदल पार्टी जो है 4 उनके पास में है। तो ये आप समझ लीजिए कि 20 से 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में एनडीए को, ये कौन सा रुख लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बीजेपी के अंदर में एक धड़ा है जो मोदी जी और अमित शाह जी से त्रस्त है। इसमें एक राजीव प्रताप रूडी हम पहले ही देख चुके, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के इलेक्शन में उन्होंने एकदम बगावत का बिगुल बजा दिया था। नितिन गडकरी को पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है इथेनॉल को लेके, और जिस तरीके से पूरी एक मुहिम उनके खिलाफ छेड़ी जा रही है, इससे महाराष्ट्र और संघ से जुड़े हुए कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, मध्य प्रदेश में हुए, महाराष्ट्र में हुए, राजस्थान में हुए, यूपी में हुए, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थोड़े नाराज चल रहे हैं, जो गडकरी साहब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यदि कुछ खेला होने वाला होगा तो यही कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहां पे यूपीए टारगेट करेगा वोट खींचने के लिए। अब जैसा कि हम अमित शाह जी को जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं, इनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ये है कि लास्ट मोमेंट पे यही इलेक्शन पलटा डालते हैं। इतनी ज्यादा खरीद फरोख्त हो जाती है, इतने ज्यादा लोग इधर के उधर हो जाते हैं कि जो पहले से आकलन लगाया जा रहा था वो पूरा आकलन बदल जाता है। तो देखने वाली दिन होगी कल। अब 24 घंटे रह गए हैं, 24 घंटे भी नहीं रह गए इनफैक्ट, तो पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है। बट जो भी होगा हिमांशु जी, ये आगे आने वाली राजनीति को तय करेगा। जी हिमांशु। अच्छा, ये उपराष्ट्रपति पद का चुनाव इतना ज्यादा अहम क्यों हो गया है? क्यों मोदी शाह के गले की हड्डी बन गया है? क्यों इसे अस्तित्व की लड़ाई बताया जा रहा है, नाक का सवाल बताया जा रहा हो? आखिरकार इस चुनाव में ऐसा क्या है? एक्सीलेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने।
देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के तो इलेक्शन होते रहते हैं, पर वो इस ऐसे टाइम पे इस बार इलेक्शन हो रहे हैं। दो कारण है, एक तो पहले इन्होंने खुद ही हटाया, ठीक है, इन्होंने जो हटाया वाइस प्रेसिडेंट को टाइम के पहले, अब वो कितना ही हेल्थ वेल्थ का कुछ भी बहाना बनाते रहे, हमको एम्स वेम्स में एडमिट होते हो तो नजर नहीं आया धनखड़ साहब, ठीक है, अगर हेल्थ के इतने ही इश्यूज थे तो जाट लीडर्स जो हैं खासतौर पे राजस्थान हरियाणा और जो मैंने लोकदल बोला आपका, यहाँ के लीडर्स तो थोड़े बहुत आपको नाराज नजर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये कैसी वोटिंग करते हैं ये बहुत कुछ इस इलेक्शन के रिजल्ट को तय करेगा, पहली चीज हुई। दूसरी चीज, ये इलेक्शन आपने पूछा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये नाक के बाल नाक का सवाल क्यों बन गया, इसका कारण यह है कि पिछले 11 वर्षों में जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, इससे पहले कभी भी इतनी कमजोर स्थिति में मोदी जी को पाया नहीं गया था। पहली बात तो 75 वर्ष के हो रहे हैं 17 तारीख को, तो सबकी निगाहें हैं कि ये जो जिस अंदाज में कहते थे कि साहब मेरा क्या है, झोला उठा के झोला लेके आया हूं, झोला उठा के ले जाऊंगा, है ना, तो वो झोला उठा के जाने के समय पे ये किस तरीके की लफबाजी करते, बहाने करते, क्या ये रीजनिंग देते पूरे देश को पीएम पोस्ट पे बने रहने के लिए, इस पे सबकी निगाहें। पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये तो बने रहना चाहते हैं, पर इनको ये एक अंदाजा दे दिया जाए, सब बागी बहुत सारे बीजेपी के अंदर से लीडर्स उभर के आ जाए कि साहब आपका समय हो गया है, अब आप निकल लीजिए, अब आप झोला उठा लीजिए। तो क्या वो स्थिति आ गई है क्या? वो स्थिति भी वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो तय करेगा। यानी ये बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कम और नरेंद्र मोदी के ऊपर में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ज्यादा है। क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर में 17 सितंबर के बाद में भी प्रधानमंत्री पद पे वो बने रहेंगे, इस चीज का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ये बीजेपी के सांसद और एनडीए के जो दूसरे सहयोगी दल है वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के माध्यम से सार्वजनिक करेंगे। तो जो आपने सवाल पूछा कि क्यों ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण होने का कारण यही है कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है नरेंद्र मोदी के ऊपर में, और एक हद तक आप समझ लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट भी ये डिसाइड करेगा। जी हिमांशु। अच्छा, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्टिव है, अमित शाह भी एक्टिव है, अपने सांसदों को क्या एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, अपने नेताओं को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री मतलब एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सांसदों को वोटिंग देना सिखाया जा रहा है। अब वोटिंग करना सिखाया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए आप कैसे करेंगे, क्या इतने नासमझ है सांसद? पहली बात। दूसरा, मीटिंग कैंसिल हो गई, मतलब एक बहुत बड़ी मीटिंग की जानी थी, उसकी जगह पर इस कार्यशाला का आयोजन हुआ और उस कार्यशाला में मोदी जी सबसे पीछे बैठ गए, जाकर पीछे बैठे, उसके बाद कुछ देर बाद फोटो खिंचवाकर आगे भी आ गए। तो ये हो क्या रहा, मतलब मजाक चल रहा है, अपने नेताओं को समझा नहीं पा रहे हैं, क्या हो रहा है? नितिन गडकरी जिस तरह से नाराज है, वो मीटिंग में पहुंचते नहीं है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान हो गए, वसुंधरा हो गई, ये संघ की मीटिंग में जाकर पहुंच जाते हैं। तो मतलब सब कुछ ठीक तो नहीं है, लेकिन किस हद तक ठीक नहीं है ये सवाल है। देखिए मोदी जी तो कॉमेडी सर्कस रन करने में अव्वल स्थान उनका आता है, कॉमेडी बहुत करते हैं। तो यही कॉमेडी का जो है वो परेश रावल से उन्होंने ट्रेनिंग लिया है, तो वो रह रह के जो है कॉमेडी जो है वो अपना दिखा देते हैं कि हाँ भाई मैं लोगों को सिर्फ रुला नहीं सकता, मैं उनको हंसा भी सकता हूँ। तो ये उसी का प्रदर्शन है कि भाई लास्ट बेंच पे बैठ के फोटो खिंचा लिया, फोटो हो गई, अब जाके अखबारों में छप जाएगा, अब जाके सबसे आगे बैठ गए। तो क्या है, देखिए ये हर तरीके के जो है ये नमूने पेश करने में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के अगुवाई में जो है ये अव्वल स्थान पे आती है। इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो बात आपने बताई कि भाई शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, नितिन गडकरी ये संघ की मीटिंग में जाके बैठे, मतलब चले गए। तो देखिए मैंने जैसा आपको बताया संघ बहुत कुछ डिसाइड करने वाला आगे आने वाले दिनों में। यदि तो उपराष्ट्रपति का पद एनडीए के खाते में चले जाता है तो आप समझिए कि संघ ने उस पर मुहर लगाई है, और यदि एनडीए हार जाता है तो आप समझ जाइए कि पर्दे के पीछे से संघ ने खेला कर दिया, पूरा खेल संघ ने कर दिया। अच्छा, आप तो वहीं पर हैं जहां पर पूरा गढ़ है,
तो वहां कुछ हलचल हो रही है, मतलब कुछ देखने को मिल रहा है जो अजीबोगरीब हो, जो नॉर्मली देखा नहीं जा सकता हो। अजीबोगरीब यही है कि मराठा आंदोलन में सब लोग यहाँ व्यस्त हैं, कोई वाइस प्रेसिडेंट और नरेंद्र मोदी इन सबको याद नहीं कर रहा। मराठा आंदोलन ने सबके नाक में दम कर रखा है, महाराष्ट्र में, खासतौर पे बॉम्बे में। अच्छा। तो हाँ, वहाँ मतलब ये सब चीजें अभी इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही हैं। जो आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, यहाँ के मुद्दे कुछ और ही हैं। ठीक है, और चूंकि बम्बई महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी है, तो इस तरीके के मुद्दे अगर बॉम्बे को असर डालते हैं तो यानी इनडायरेक्टली ये भारत पे भी असर डाल रहे हैं। इस बात को आप समझिए। तो खैर, एनीवेज, कमिंग बैक टू योर तो ये जो क्वेश्चन। नोएडा की मीडिया चला रही है रह रह कर कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो सब मजबूत हो गए हैं, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि देखिए सुदर्शन साहब लालू प्रसाद यादव से मिलने क्यों पहुंच गए, लालू प्रसाद यादव तो चारा घोटाले के आरोपी थे। अब उनको कौन समझाए कि मोदी जी भी बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हुए देखे गए हैं, उनके साथ जो है हाथ मिलाते हुए देखे गए हैं, जिनका मतलब अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे में सुदर्शन जी अगर लालू जी से मिलने जा रहे हैं तो फिर इतनी घबराहट क्यों हो रही है? अब देखिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे और आपके जैसे पत्रकार नहीं थे ना। अन्यथा हम तो ये पूछते कि गौतम अदानी, जिसको अमेरिका के कोर्ट से वारंट आ रहा है, उसके साथ तो ना केवल मोदी जी बल्कि आप भी गलबैया करते हुए नजर आते हैं। तो भाई, आप क्यों बातें कर रहे हैं ऐसी? जिसके घर खुद के कांच के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। ये रविशंकर प्रसाद जी को क्या पता नहीं है क्या? आप जो हैं, आप खुद मतलब माफियाओं से लेके तो आप बड़े बड़े जो फॉरेन के गवर्नमेंट, फॉरेन की कोर्ट में जिनके ऊपर में केस चल रहा है, आप उनके साथ में गलबैया करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे सवाल उठा रहे हो कि भाई कब बाबा मरेंगे, कब बाबा मर गए, कब बैल बट गए। चारा घोटाला भूल गए लोग, खत्म हो गया, बहुत छोटा घोटाला था। यहाँ तो एक पुल जो गिर जा रहा है उसका कॉस्ट डबल ट्रिपल है जो चारा घोटाला में घोटाला हुआ था। तो आप ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं? अभी इनकी सरकार जाने और दीजिए। मोदी जी बाकी प्रचार कैसे लोगों का करते हैं? प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करते हैं। बताइए, प्रज्वल रेवन्ना जैसे व्यक्ति का कितने गंभीर आरोप है, कोर्ट से सजा भी मिल गई और उनका चुनाव प्रचार कर रहे थे। और ये लालू जी के साथ अगर सुदर्शन रेड्डी पहुंच जाते तो इनको पता नहीं क्या मिर्ची लग जाती है। अरे, इनकी सरकार जाने दीजिए, फिर इनके घोटाले आप गिनते गिनते थक जाओगे। आपको घोटाले गिनते गिनते आप हैरान परेशान हो जाओगे। आप गिन नहीं पाओगे। इन्होंने जिस बेसिस पे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इन लोगों को जेल में डाला था, आज तक वो चीज प्रूव नहीं हो पाई। बिना घोटाले के आपने लीडर्स को डाल दिया जेल में। एक बार इनकी सरकार जाने दीजिए, ये जितने पाप किए सब इन पे उलट के आने वाले। भाई, जो आप इस धरती पे करोगे, जो बोओगे वही काट के जाओगे। जो पाप इस धरा पे किए, यही पाप का फल जो है आपको यहाँ भुगतना है। तो बस सरकार जाने भर की देरी है। आटे दाल का भाव इन लोग को समझ में आ जाएगा। इन्होंने बहुत प्रताड़ित किया, पीड़ित किया है विपक्ष के लोगों को, हमारे जैसे पत्रकारों को, जो क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, एनालिटिकली इनको सुपरवाइज करते हैं। हमारे तो नाक में दम कर दिया है, लोगों की नौकरियां खाली हैं, लोगों को अन्य तरीके से प्रताड़ित कर दिया है। आज सत्ता में हूं, आज आप हमें परेशान कर रहे हो। आज हमारे बुरे दिन है, आपके अच्छे दिन है, पर समय पलटते वक्त नहीं लगता। सरकार जाएगी तब समझ में आएगा कि आपके कितने घोटाले जो हैं वो सामने आने वाले। कभी ऐसा आपने देखा है हिमांशु जी कि विपक्ष के तो सारे लीडर्स के ऊपर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं और बिना चार्जेस के वो जेल में चले जा रहे हैं, और भाजपा के अंदर में एक भी करप्ट लीडर नहीं है, किसी पे रेड नहीं हो रही है, कोई अपराधी नहीं है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, सारे अपराधी और भ्रष्टाचारी विपक्ष में बैठे हुए हैं। ये अच्छा मजाक चला के रखा है इन लोगों ने अपने उसमें। सत्ता का सब दम है। ये जो पीछे जाके बैठ गए ना, ये बिल्ली जैसे जो है छिप जाना, ये अभी 240 पे हालत हो गई है। और जब सत्ता में आप हो तब एक बार सत्ता जाने दीजिए, फिर इन लोग की बॉडी लैंग्वेज आप देखना, फिर उन लोग का वर्डिंग सुनना, इनकी लैंग्वेज सुनना, कैसे 180 डिग्री में चेंज होगी। तो ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जो रविशंकर प्रसाद बातें कर रहे हैं, बहुत हल्की बातें कर रहे हैं। मैं उनको बहुत हल्का इंसान भी मानता हूँ। वो कैसे इतने बड़े लीडर बन गए, मेरे आज तक समझ में नहीं आया। बहुत हल्के इंसान है। जी जी हिमांशु। निशिकांत दुबे को कैसा नेता मानते हैं? क्योंकि निशिकांत दुबे को अहंकारी बता रहे हैं
राजीव प्रताप रूडी और कह रहे हैं कि ये एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं, मोदी सरकार में ये एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं जिसका मैं साथी नहीं हूं। अब निशिकांत दुबे आशीर्वाद प्राप्त है अमित शाह जी का। अब अमित शाह का जो नेतृत्व है, क्या उसको स्वीकारने से इनकार कर रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, मतलब इनडायरेक्टली? निशिकांत दुबे ना केवल अहंकारी है बल्कि डबल स्टैंडर्ड वाले नेता है। ये यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी के जो नीचे के कार्यकर्ता है उनको बोलते भैया मंदिर बनाने के लिए जो है पूरा दम लगा दो, आधी रोटी खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और अपने बेटे को लंदन पढ़ने के लिए भेजते हैं। अरे तुम सच्चे लीडर हो, सच्चे जो है राम भक्त हो और सच्चे हिंदुत्ववादी हो, तो काहे विदेश में अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेज रहे हो? और यदि अपने बेटे को विदेश में पढ़ने के लिए भेज रहे हो तो फालतू की बातें जो है यहाँ की नौजवान पीढ़ी को आप क्यों सिखा रहे हो? ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड आपने मचा रखा है? आप महुआ मोइत्रा के ऊपर में तो बोलते हो कि भाई आपने जो है हीरानंदानी से गिफ्ट लिए, आपने दलाली की है, आप कॉर्पोरेट लाइसेंसिंग में थे एसआर के लिए, ये कितने लोगों को आप बताते हो? ये आप मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, वो हिसाब किताब है निशिकांत दुबे का। तो कहने का अर्थ ये है, देखिए ये कलयुग है हिमांशु जी, कलयुग में ऐसा ही होता है, जो जितना बड़ा दुष्ट, जो जितना बड़ा पापी, वो उतना बड़ा अपने आप को साधुत्व वाला जो है साधु महात्मा घोषित करने में जो है वो उतना ही आगे रहता है। इसी का नाम है कलयुग, जिसे कहा गया है कि कौवा मोती खाएगा, है तो कौवा मोती खा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और हंस चुगेगा दाना। तो आपके और मेरे जैसे लोग जो है 2 जून की रोटी कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और सारे कौवे जो है वो मोती खा रहे हैं। ये कलयुग है। तो कहने का अर्थ है, आपने राजीव प्रताप रूडी का नाम लिया, बिल्कुल सही बात है। बिहार के अगर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो निशिकांत दुबे के बदले वो अगर राजीव प्रताप रूडी से अपना थोड़ा ज्ञान अर्जन करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिहार ना केवल पूरे भारतीय जनता पार्टी के, पूरे भारत से जितने लीडर्स आते हैं वो जरा राजीव प्रताप रूडी से डेयरिंग ले, नितिन गडकरी से थोड़ी सी डेयरिंग ले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का थोड़ा सा मार्गदर्शन ले, तो बहुत कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में। पूरी की पूरी जो है सत्ता का स्वरूप बदल सकता है। जी हिमांशु। चलिए, अब उपराष्ट्रपति चुनाव में जो भी हो, लेकिन सत्ता पक्ष में जो हंगामा मचा हुआ है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। हमारे दर्शक भी कमेंट करके बताएं कि वो इस विषय को किस तरह से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, एनडीए छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 धड़े हो रखे हैं। अब ये 2 धड़े क्या कुर्सी छीन कर ही मानेंगे क्या? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।